हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ डिसीजन मेकिंग। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मैनेजेरियल रोल्स क्या होते हैं, मैनेजेरियल स्किल्स क्या होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डिसीजन मेकिंग, जिसमें बताएंगे कि क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के और ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए या पीडीएफ तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नेट वाले भैया का। वहां पे आपको इन डिटेल पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा जिसके थ्रू आप आफ्टर क्लास प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज योर डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट्स एंड प्रोसेस। सबसे पहले बात करें डिसीजन मेकिंग होता क्या है, तो एक देखा जाए यहाँ पे तो ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ने बोला था कि डिसीजन मेकिंग एक ऐसा एक्ट ऑफ चॉइस है, या बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिंपली मेकिंग द डिसीजन। जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं उसको ही हम डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस बताते हैं। अब डिसीजन मेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक इफेक्टिव डिसीजन या फिर बोले एक इन्फॉर्म डिसीजन एक मैनेजर अगर लेता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत स्मूथली फंक्शन करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बात करें डिसीजन मेकिंग में और क्या क्या पॉइंट्स देख सकते हैं हम, तो ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारे ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ या फिर ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें रन हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव डिसीजन लेने के बाद रन हो पा रही है चीज़ें अच्छे से। तो इसीलिए एक इफेक्टिव डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर डिसीजन सही नहीं होगा तो चीज़ें अच्छे से रन नहीं करेंगी। चीज़ें अच्छे से रन नहीं करेंगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्टिविटी को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बात करें सबसे पहले और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं पे सक्सेस या उसका फेलियर हम किस बेसिस पे देख सकते हैं, उसके डिसीजन पे। एक अच्छा डिसीजन एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस की ओर लेके जाएगा, वहीं पे एक गलत डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन को फेलियर की तरफ लेके जाएगा। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग लेना और एक अच्छा डिसीजन लेना अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। नेक्स्ट हम बात करें, वही देखो यहाँ पे मेंशन्ड है जैसे ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू सक्सेड एंड प्राइमरी रेसिस्ट ऑन द कैलिबर ऑफ डिसीजंस मेड बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स। अब ऐसा तो नहीं है कि डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल पे लिया जाएगा, हर एक लेवल पे किसी ना किसी लेवल पे अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। वो सारे लेवल पे जो डिसीजन लिया जाए वो सारे डिसीजन इफेक्टिव होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड और सही होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सकेगी। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग और क्या क्या है। सो बात करें डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एक हमारा ऑन गोइंग या फिर बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि डिसीजन मेकिंग आज है हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम आज डिसीजन ले रहे हैं कल नहीं लेंगे। डिसीजन ऑन गोइंग और डे टू डे चलते ही रहता है। कोई हो सकता है कि लोअर लेवल पे लिया जाए, मिडिल पे, टॉप लेवल पे। तो डिसीजन हर लेवल पे लिया जाता है, और हो सकता है कि डिसीजन जो हमारा डे टू डे एक्टिविटीज में लिया जाता है वो तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलेगा। ऐसा नहीं कि आज हमने कोई टास्क कंप्लीशन किया उसके लिए डिसीजन लिया और कल दूसरा टास्क कंप्लीशन के लिए हम डिसीजन नहीं लेंगे। डिसीजन हमेशा हमें हर दिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेना होता है इफेक्टिवली। नेक्स्ट बात करें, कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग के कि क्या क्या एक्सपर्ट्स ने किस तरीके से डिसीजन मेकिंग को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले बात करें त्रिवार्था एंड न्यूपोर्ट एंड त्रिवार्था ने किस तरीके से डिसीजन को बोला। उन्होंने बोला कि डिसीजन एक ऐसा प्रोसेस है हमारा, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शंस फ्रॉम अमंग टू और पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स इन ऑर्डर टू अराइव अ सॉल्यूशंस। तो उन्होंने बोला कि डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस हम बता सकते हैं जिसमें हम कोई एक ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं, जहां पे हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट होंगे, उनमें से हम कोई एक ऑप्ट करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम्स अराइव हो रही है उसके सोल्यूशंस तक पहुंच सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अटेन कर सके। तो इसमें आप कीवर्ड इसमें निकाल सकते हो दैट इट इज द सिलेक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शंस फ्रॉम अमंग टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। ये आपका कीवर्ड हो गया इसके डेफिनेशन को लर्न करने के लिए। हो सकता है पूरा डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट हो लर्न करना, तो आप हर एक डेफिनेशन से एक कीवर्ड आउट पिक कर लो और उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट के नेम के आगे आप इस डेफिनेशन के कीवर्ड को लिख दो ताकि वो इजिली आपको रिमेंबर हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे और एमसी फारलैंड ने किस तरीके से डिसीजन मेकिंग को बोला। तो डी एमसी फारलैंड ने बोला कि डिसीजन एक ऐसा एक्ट ऑफ चॉइस है जहां पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कंक्लूजन पे किस तरीके से पहुंचते हैं। सो अ डिसीजन इज एन एक्ट ऑफ चॉइस वेयर एन एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स अ कंक्लूजन अबाउट व्हाट मस्ट नॉट बी डन इन अ गिवन सिचुएशन।
अब ऐसा हो सकता है कि डिसीजन हमें और किस किस चीजों में हेल्प कर सकता है, अब हमें क्या नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी हम एक इफेक्टिव डिसीजन लेने के बाद डिसाइड कर सकते हैं। तो वही MC फार्लैंड ने बोला कि डिसीजन हमारा एक ऐसा एक्ट ऑफ चॉइस है, यहाँ पे हम इस तरीके से चीजों को चूज करते हैं या फिर चॉइस करते हैं जहां पे हमें ये भी पता चले कि हमें क्या नहीं करना है। जो करना है वो तो पता है, लेकिन क्या और नहीं करना चाहिए हमें, वो भी बताता है एक डिसीजन मेकिंग, एक अच्छा डिसीजन। नेक्स्ट, पीटर एफ ड्रकर ने क्या बोला कि जो भी मैनेजर करते हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज को कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के बाद चीजों को, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर पा रहे हैं, गोल अटेनमेंट के लिए काम कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। इन सारी चीजों को जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव डिसीजन लेने के बाद चीजों को समझते हुए ये परफॉर्म कर पा रहे हैं। जॉर्ज टेरी ने बोला कि डिसीजन क्या है आपका, डिसीजन मेकिंग इज जस्ट एज द सिलेक्शन ऑफ वन बिहेवियर ऑल्टरनेटिव। इन्होंने भी वही चीज बोला कि कहीं ना कहीं हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, उसमें से हम कोई एक ऑल्टरनेटिव्स को पिक करते हैं, वो जो बिहेवियर हम शो कर रहे हैं, वो जो हम डिसीजन ले रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स को पिक करने के लिए, उसको ही उन्होंने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बताया, डिसीजन मेकिंग का डेफिनेशन बताया है। नेक्स्ट हम बात करें डिसीजन मेकिंग के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करें डिसीजन मेकिंग के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैम। सबसे पहले रैशनल थिंकिंग। अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आप लॉजिकली ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि ऑल ऑफ सडन आपने बिना कुछ सोचे डिसीजन ले लिया, वो एक अच्छा डिसीजन नहीं माना जाएगा। तो एक इन्फॉर्म्ड या फिर एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपको रैशनल होना बहुत जरूरी है, आपको लॉजिकली थिंक करके डिसीजन को लेना है। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द रैशनल थॉट्स, दैट मीन्स कि अ लॉजिकल, आपको डिसीजन लेते वक्त बहुत लॉजिकली सोचना होगा। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स कि जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो, दिस इज द प्रोसीड्यूर दैट इज फॉलोड बाय द डिस्कशन एंड लॉजिक। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो कहीं ना कहीं उसमें लॉजिक होता है, जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया कि रैशनल थिंकिंग होना चाहिए, लॉजिक होता है, कहीं ना कहीं उसमें एक डिस्कशन होता है, एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर फॉलो होता है, तब जाके आप कहीं अच्छा डिसीजन मेकिंग करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट बात करें सेलेक्टिव। अब डिसीजन मेकिंग एक सेलेक्टिव मेथड हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से हमें बेस्ट ऑप्शंस को पिक करके डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना होता है, लेना होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सेलेक्टिव प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया पर्पोजिव। पर्पोजिव मतलब एक पर्पस होता है, आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो कोई ना कोई इसके पीछे मोटिव होगा, कोई ना कोई पर्पस मीट करना होगा, तभी आप एक अच्छा डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं अपने से बोले तो ये पर्पस फ्रेंडली होता है, मतलब डिसीजन इस तरीके से होना चाहिए कि कोई पर्पस मीट होना चाहिए, आपका कोई गोल अटेनमेंट होना चाहिए उसके पीछे। पॉजिटिव, अब डिसीजन जो आप ले रहे हो वो कहीं ना कहीं आप इस इंटेंशन से लेते हो कि वो फेवरेबल आउटकम आपको जनरेट करके देगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट या फिर पॉजिटिव आउटकम जनरेट होके मिलेगा। हो सकता है कि कुछ डिसीजंस आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना दे, इंस्टीड आप डिसीजन इस वे में सोच कर लेते हो कि कहीं ना कहीं वो आपको एक फेवरेबल आउटकम जनरेट करेगा, आपके लिए वो एडवांटेजेस होना चाहिए वो डिसीजन। नेक्स्ट कमिटमेंट। अब डिसीजन ले रहे हो तो उसमें एक प्रॉपर कमिटमेंट होना चाहिए, जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि द फाउंडेशन ऑफ ऑल द डिसीजन इज द आइडिया ऑफ कमिटमेंट। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो कहीं ना कहीं आप कमिटेड हो, आप डेडिकेटेड हो, तब जाके एक अच्छा डिसीजन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले पा रहे हो। इसे हर वे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा डिसीजन तभी ले सकते हो जब आप कमिटेड हो, कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड या फिर बोल सकते हैं डेडिकेटेड हो, तभी एक अच्छा और इन्फॉर्म डिसीजन लिया जा सकता है किसी भी वे में। मैं बोल रही हूँ इवन दो ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्सनल लाइफ में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा अपने लाइफ में। नेक्स्ट हुआ आपका असेसमेंट। असेसमेंट मतलब सीधा आप बोल सकते हैं रिव्यू करना या फिर एनालिसिस करना, मतलब इवेल्युएट करना चीजों को। आपने डिसीजन लिया, अब उसको इवेल्युएट करो कि क्या वो डिसीजन सही है। उसको दो वेज में कर सकते हैं इवेल्युएट। द वेरी फर्स्ट इज योर एग्जीक्यूटिव मस्ट एसेस द ऑप्शंस। ऑप्शंस को आप देखो, उसे रिव्यू करो, क्या वो ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है उन्हें बेस्ट वाले को आपको पिक करना है। एंड ही शुड ऑल्सो एसेस द आउटकम्स ऑफ हिज चॉइसेस। ऐसा नहीं है कि आप डिसीजन बस ऐसे ही ले लोगे, आप डिसीजन लेने के बाद उसके आउटकम्स को भी देखोगे। उसके आउटकम्स को पहले ही आपको बोल सकते हैं कि उसे असरटेन करना होगा, पहले आपको उसका अनुमान लगाना होगा कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो,
इसका क्या आउटकम या फिर आउटपुट निकल के आएगा, तभी कहीं ना कहीं आप एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ डिसीजन। अब मैम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि डिसीजन एक मैनेजर के लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले बात करें डिसीजन मेकिंग क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इट इज इंपॉर्टेंट, द वेरी फर्स्ट इज इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन अगर आप लेते हो तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, इनहैंस करेगा। अगर आप इफेक्टिव डिसीजन ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हो सकता है कि आप इफेक्टिव डिसीजन लो तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करेंगे, एम्प्लॉयज फील मोटिवेटेड, कमिटेड फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज जो है वो बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे, कमिटेड फील करेंगे, इफेक्टिव। अगर एक मैनेजर बहुत अच्छा डिसीजन ले रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो एम्प्लॉयज को भी काम करने में मन लगेगा, एम्प्लॉयज भी बहुत डेडिकेटेड होकर अपने काम को करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटकम निकल के या फिर जनरेट होकर आएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थर्ड हो सकता है कि और किन किन चीजों के लिए इफेक्टिव डिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, गोल अटेनमेंट के लिए। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है तो उसके लिए मैनेजर्स को एक अच्छा डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे जो मैनेजर्स डिसीजन ले रहे हैं वो किस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं, क्या वो सही डिसीजंस ले रहे हैं कि नहीं, ये मैनेजेरियल लेवल्स पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो एक मैनेजर ही है ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजंस को लेता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनोवेशंस को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब कैसे इनोवेशंस इंप्लीमेंट होंगे, इनोवेशंस को कैसे इनहैंस कर सकता है एक अच्छा डिसीजन, इनोवेशन इनहैंसमेंट। इनोवेशन को कैसे इनहैंस कर सकता है, सपोज अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एक प्रॉपर डिसीजन लिया जा रहा है मैनेजर्स के थ्रू, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेटिव या फिर क्रिएटिवनेस है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा वो फ्लरिश कर रहा है और ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, इनहैंस कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरीके से मैनेजेरियल लेवल्स पे डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है मैनेजेरियल लेवल्स पे। डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम बात करें और डिसीजन मेकिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिसीजन के। सबसे पहले बात करें हम प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। प्रोग्राम्ड मतलब आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, जो कि आप डे टू डे एक्टिविटीज के लिए लेते हो। बोल सकते हो कि एक काइंड ऑफ रूटीन डिसीजन, जो आप हर दिन के बेसिस पे डेली टास्क के लिए जो डिसीजंस लेते हो उसको हम प्रोग्राम डिसीजन बोलते हैं। जैसे प्रोग्राम डिसीजंस में क्या क्या हो गया, अब जो ये मैनेजर्स डिसीजंस लेते हैं, जो प्रोग्राम डिसीजंस जो डेली बेसिस पे ले रहे हैं, वो किन किन चीजों को, किन फैक्टर्स को कंसीडर करके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लेंगे, पॉलिसीज को लेंगे, प्रोसेस को लेंगे, रूल्स को लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी पॉलिसीज फॉर्म किया है, जो भी प्रोसेस के ऊपर रन हो रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके ऊपर कहीं ना कहीं डे टू डे टास्क के लिए जो डिसीजंस लिया जाता है उसको हम प्रोग्राम डिसीजंस बोलते हैं। वहीं दूसरी जगह नॉन प्रोग्राम डिसीजंस क्या हो गया आपका, नॉन प्रोग्राम्ड इज ऑल ऑफ सडन जो अराइज हो जाए, आपका जो भी कंसर्न प्रॉब्लम बोल सकते हो, उसके लिए जो डिसीजन लिया जाए दैट इज योर नॉन प्रोग्राम्ड। ये इनफ्रीक्वेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम देखने को मिलेगा, ये बहुत ज्यादा बोल सकते हैं रेयर होता है। तो इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, टॉप लेवल का, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉप लेवल के पास वो कंसेप्चुअल स्किल्स होते हैं जिनके थ्रू इनफ्रीक्वेंट डिसीजंस ले सकते हैं। कहीं ना कहीं वो ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग का उनके पास एक नॉलेज होता है, क्योंकि उनका कंसेप्चुअल स्किल्स कहीं ना कहीं तीनों लेवल में सबसे ज्यादा हाई होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं नॉन प्रोग्राम डिसीजन में टॉप लेवल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रैटेजिक एंड रूटीन डिसीजन।
अब स्ट्रैटेजिक और रूटीन डिसीजन क्या हो गया मैम? अब स्ट्रैटेजिक से आप समझ सकते हो, मैं डे 1 क्लास से बता रही हूँ आपको, स्ट्रैटेजिक मीन्स लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक से हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कौन लेगा? अगेन द टॉप लेवल वन, क्योंकि टॉप लेवल के पास वो अथॉरिटी होता है, वो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को देखते हुए जो डिसीजन ले, जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए डिसीजन ले, वो कौन होंगे? वो टॉप लेवल होंगे। तो वही हमारा स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में आएगा। नेक्स्ट आपका रूटीन डिसीजंस। रूटीन डिसीजंस इज अगेन दैट सेम थिंग जो हमने ऊपर कोरिलेट किया था रूटीन डिसीजंस को प्रोग्राम डिसीजन से, जो डे टू डे टास्क के लिए हमें ज्यादा जरूरी है। आर डेली चॉइसेस दैट आर टिपिकली मेड बाय द जूनियर मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स। तो ये कहीं ना कहीं हमारे किसके थ्रू बनते हैं? रूटीन डिसीजंस कौन लेता है मैम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? जूनियर मैनेजर्स हो गए हमारे, सुपरवाइजर्स हो गए, ये जो है ये हमारा कहीं ना कहीं रूटीन डिसीजंस लेते हैं, और इसका बहुत माइनर इन्फ्लुएंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल डिसीजंस। अब जो ऑपरेशनल डिसीजंस है वो क्या है, आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम ऑपरेशनल डिसीजंस में क्या है। They are the mechanical and pertain to decisions about the institutions or business overall operations. अब वही ऑपरेशनल से आप समझ सकते हो कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का जो ओवरऑल ऑपरेशंस के लिए डिसीजन लिया जाए, वो कहीं ना कहीं आपका ऑपरेशनल डिसीजन से, इसीलिए इसे हम मैकेनिकल वर्ड से कोरिलेट कर सकते हैं। अब ऑपरेशनल डिसीजन को ही कहीं ना कहीं पॉलिसी डिसीजन भी बोला गया है। पॉलिसी डिसीजन बोलने का क्या मतलब है? क्योंकि ये जो डिसीजंस है ये कहीं ना कहीं किस वे में लिया जाता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजन। कहीं ना कहीं ये पॉलिसी के बेसिस पे जो डिसीजंस लिया जाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज फॉर्म है उसके बेसिस पे जो डिसीजन लिया जा रहा है आपका, वो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल डिसीजन उसी के बेस पे लिया जाता है आपका, पॉलिसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम इसे पॉलिसी डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका है टैक्टिकल डिसीजंस। टैक्टिकल डिसीजंस आपका वही डिसीजन सेम हो गया कि पर्टेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल फंडामेंटल पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज फॉर्म हो रही है, अब पॉलिसीज कौन फॉर्म करेगा? ऑब्वियसली टॉप लेवल में कौन आएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो भी डिसीजंस उसके रिगार्डिंग लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं हमारा टैक्टिकल डिसीजंस के अंदर फॉल करेगा। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। इंडिविजुअल नाम से ही समझ में आ रहा है पर्सनल। पर्सनल मीन्स कि जो पर्सनल और इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन लिया जा रहा है। अब इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल से समझते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉइज काम कर रहा है, वो किस किस टाइप के डिसीजंस को लेगा अपने पर्सनल लेवल पे? वो इस टाइप के किस किस टाइप के डिसीजंस को ले सकता है? पहला, उसे कंपनी में रहना है या फिर कंपनी छोड़कर जानी है, प्रमोशन लेना है नहीं लेना है, और क्या हो सकता है कि उसे कब वीक ऑफ लेना, मतलब कब उसे ऑफ लेना है, छुट्टी लेनी है, ये सब हो सकता है, लीव बोल सकते हैं आप इसको, कब उसे, और अदर चॉइसेस जो कि अपने वो इंडिविजुअल अपने लिए सिर्फ जो डिसाइड करे वो कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल और इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन मेकिंग होता है। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस मतलब कहने का है कि ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करके जो डिसीजन लिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कंसिडर करके लिया जाए। वो एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा, वो एज अ होल कंसिडर करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है मेजर एंड माइनर डिसीजंस। मेजर मींस कि कोई बड़ा डिसीजन होना चाहिए। बड़ा डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल लेंगे भाई। छोटा बड़ा डिसीजन कोई लोअर लेवल के मैनेजर्स तो नहीं ले सकते हैं। बड़े डिसीजंस में क्या आ सकता है मैम? द वेरी फर्स्ट इज योर एक्विजिशन आ सकता है, मर्जर आ सकता है, यहाँ पे टेक ओवर हो सकता है। तो ये सारे क्या है? ये सारे बहुत सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि एक मेजर डिसीजंस है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि उसके टॉप लेवल मैनेजर्स लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया माइनर डिसीजंस। माइनर डिसीजंस आपके लोअर लेवल मैनेजर्स ले सकते हैं, जैसे ऑफिस सुपरवाइजर्स हो गए, हैज अथॉरिटी टू टेक द माइनर डिसीजन। अब जो ऑफिस है जो रन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है ना उसमें कुछ छोटी चीजों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे वहां पे स्टेशनरी, जो भी पेन कॉपी जो भी आप ले लो एग्जाम्पल, जो भी चीजें यूज हो रही हैं, तो वो सारे जो भी स्टॉक आउट स्टॉक इन करने का जो भी वहां पे रहता है कि कौन इसको देखेगा, कौन इसको पूरा मॉनिटर करेगा, वो कहीं ना कहीं लोअर लेवल मैनेजर्स करते हैं। उनके पास इसका हिसाब होता है कि उन्हें कब स्टॉक इन करना है, कब स्टॉक आउट हो चुका है तो उन्हें कब लाना है, ये सारी चीजें लोअर लेवल होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो माइनर डिसीजंस हमारा होता है वो कहीं ना कहीं लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो लेते हैं। अब अगेन यहाँ पे इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। इंडिविजुअल वही जो मैंने बताया कि पर्सनल लेवल पे डिसीजंस लिया जाता है, वही हम ग्रुप डिसीजंस बोल सकते हैं। तो जो
ग्रुप में लिया जाए, वो जो सारे लोग ग्रुप में हैं उनको कहीं ना कहीं कंसिडर करके जो डिसीजन लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं आपका ग्रुप डिसीजन में फॉल करेगा। ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना, हो सकता है कि टाइप्स ऑफ डिसीजन से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए हमें। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। डिसीजन मेकिंग हम लेते कैसे, डिसीजन को हम लेते कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू टू डिटरमाइन द चॉइस। आपको वहां पे समझना है कि एक डिसीजन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट मेक अ जस्ट होल्ड ऑन अ डिसीजन। तो यहाँ पे आपको जो डिसीजन लेना है, यहाँ पे जो आपको डिसीजन लेना है उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ऑल्टरनेटिव्स को डिटरमाइन करना होगा। कितने ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं आपके पास, उनके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा आगे के लिए। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, किस टाइप के चॉइसेस को आपको करना पड़ सकता है। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल से समझे तो व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन शुड बी मेड, किस टाइप का डिसीजन आपको लेना है, क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस डिसीजन से। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे फर्स्ट स्टेप में आता है, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ द चॉइस, जहां पे आप चूज करते हो चीजें ऑल्टरनेटिव्स के बीच में। नेक्स्ट है आपका गैदर द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। उसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करोगे। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स दोनों इन्वॉल्व होंगे उसमें। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक सोर्स से आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आप दोनों सोर्सेज का यूज करोगे एक अच्छा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। देन थर्ड स्टेप इज योर टू डिटरमाइन योर ऑप्शंस। अब जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जो ऑप्शंस आपने निकाले हैं, उसको प्रॉपरली एनालाइज करिए कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट यू हैव टू कंसिडर द अवेलेबल डेटा। सेम चीज कि आपके पास जो भी चॉइसेस हो उनको देखिए कि उसमें कौन सा प्रायोरिटाइज करना है आपको, कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है, किसके अकॉर्डिंग आपका डिसीजन अच्छा हो सकता है। देन यू हैव टू मेक द बेस्ट सिलेक्शन अमंग द ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद आपको बेस्ट डिसीजंस को सेलेक्ट करना है और उसके बाद कहीं ना कहीं आप रिव्यू प्रोसेस पे जाइएगा जहां पे डिसीजन, उसके बाद आपको एक्ट, दैट मीन्स कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर डिसीजन। आप बेस्ट डिसीजन को सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, उसे इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको रिव्यू करोगे। रिव्यू करने का मतलब है कि एग्जामिन करो आप, जहां पे देखो कि क्या वो डिसीजन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, कहाँ पे आपको चेंजेस करने की जरूरत है, क्या आपको दूसरा डिसीजन लेने का जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का ओवरऑल स्टेप्स है। नेक्स्ट है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर मेकिंग डिसीजंस। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पीवाईक्यूज उठा लो आप तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं टूल्स एंड टेक्निक्स से क्वेश्चंस आते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो डिसीजन मेकिंग में ये टॉपिक बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखें तो डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री क्या होता है, डिसीजन ट्री मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। डिसीजन ट्री आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट होल्ड ऑन। डिसीजन ट्री आपका सबसे पहले एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मैम, क्योंकि ये एक ट्री जैसे शेप में होता है जिसके ब्रांचेस में बहुत सारे ऑप्शंस आप देखते हैं। जो ब्रांचेस होते हैं उसके इज अ काइंड ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। तो ये कहीं ना कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे डिसीजंस का। अब इसमें आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उन ऑप्शंस से आपको बेस्ट ऑप्शंस को पिक करना है अपने इफेक्टिव डिसीजंस को लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग अगर एग्जाम में आता है तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं इसे एग्जाम्पल से एक समझाती हूँ। सपोज करो आपको ना, सपोज कि आपको कॉफी पीने की बहुत ज्यादा आदत है, तो सबसे पहले ब्रांच बनाते हैं हम। अब ये क्या बोलता है, सपोज डिसीजन ट्री, ठीक है। आपको कॉफी पीने की बहुत ज्यादा आदत है और मैं सपोज कि आप जो कॉफी पीते हो वो दो फैक्टर्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हो गया कि कौन सा डे टाइम है, वो आफ्टरनून है या फिर मॉर्निंग है या फिर वो आफ्टरनून टाइम है। इन दो फैक्टर पे कहीं ना कहीं आपका ये डिपेंड करेगा। दूसरा चीज इसमें बोलता है, दूसरा फैक्टर आप कंसिडर करो कि क्या आप टायर्ड हो, क्या आप टायर्ड हो। अगर हाँ तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि कौन सा डे टाइम है। सपोज मॉर्निंग है, ठीक है। अब आपसे डिसीजन ट्री पूछता है कि क्या आप टायर्ड हो, आपने बोला कि
क्या आप टायर्ड हो, आपने बोला नो। दूसरी बार फिर डिसीजन ट्री, अब आपसे मॉर्निंग का टाइम था, अब आपसे डिसीजन ट्री ने पूछा कि क्या आप टायर्ड हो, आपने बोला नहीं। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन ट्री ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप टायर्ड हो तो आपको कॉफी चाहिए, अगर आप टायर्ड नहीं हो तो आप देयर इज नो नीड ऑफ कॉफी। तो कहीं ना कहीं डिसीजन ट्री ऑटोमेटिकली फेच कर ले रहा है आपके रिस्पॉन्स से कि क्या डिसीजन लेगा वो। तो ये बोल रहा है कि आप मॉर्निंग के टाइम में आपसे पूछा गया क्या आपको कॉफी चाहिए, आपने बोला कि यस, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या आप टायर्ड हो, आपने बोला नो। तो कहीं ना कहीं डिसीजन ट्री यहाँ पे बोल देगा देयर इज नो नीड ऑफ कॉफी, क्योंकि ये दो फैक्टर को कंसीडर करके कहीं ना कहीं डिसीजन को ले रहा है। उसी तरीके से सिमिलरली आफ्टरनून का अगर केस लेते हैं हम, आफ्टरनून में आपसे पूछा गया क्या आपको कॉफी चाहिए, आपने बोला नो। अब आपसे पूछा गया क्या आप टायर्ड हो, आपने बोला नो। तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन ट्री ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा और ये डिसीजन देगा कि आपको यहाँ पे भी कॉफी की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ कॉफी। अगर आप बोलते कि आफ्टरनून है, क्या आपको कॉफी चाहिए, आप बोलते हाँ, क्या आप टायर्ड हो, हाँ, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो बोलता है कि आपको कॉफी की जरूरत है, वहां पे कहीं ना कहीं डिसीजन ट्री ऑटोमेटिकली आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग डिसीजन को ले लेता। तो इस तरीके से आप डिसीजन ट्री को समझ सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स जो होते हैं वो को रिलेटेड होते हैं आपस में डिसीजन ट्री में। फैक्टर्स आर कोरिलेटेड अमंग देमसेल्व्स। ये कहीं ना कहीं फैक्टर्स जो होते हैं आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होते हैं, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हम डिसीजंस को लेते हैं कि इफेक्टिव डिसीजन को। नेक्स्ट बात करें हम डेल्फी मेथोडोलॉजी। अब डेल्फी मेथोडोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे जो होते हैं ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं जिनसे आप उनके ओपिनियंस लेते हो क्वेश्चन आयर्स के थ्रू। और ये डेल्फी टेक्निक आपका कैसा होता है, क्वालिटेटिव नेचर का होता है। ये डेल्फी टेक्निक आपका क्वालिटेटिव नेचर का होता है, जिसके बेसिस में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको आप क्वेश्चन आयर्स भेजते रहते हो कंटिन्यूअसली, आप उनसे तब तक भेज रहे हो जब तक आपको एक बेस्ट डिसीजंस निकल के नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप उनके ओपिनियंस के ऊपर यहाँ पे रिलाय करते हो। नेक्स्ट है आपका डिसीजन मैट्रिक्स। डिसीजन मैट्रिक्स क्या होता है आइए जानते हैं। An analyst can systematically find, examine and score the effectiveness of relationship between the set of values information by using a decision matrix। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मैट्रिक्स में जो आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो प्रॉपरली एनालाइज करके, एग्जामिन करके, और जो भी रिलेशनशिप्स होता है इसमें भी कहीं ना कहीं मैट्रिक्स इज काइंड ऑफ लाइक कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है, उनमें से आप एक बेस्ट चॉइस को ऑप्ट करके कहीं ना कहीं इफेक्टिव डिसीजंस लेने में सक्सेसफुल रहोगे। नेक्स्ट है मल्टी वोटिंग। अब जो मल्टी वोटिंग है यहाँ पे ना एक से ज्यादा पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है कहीं ना कहीं डिसीजन को लेने में। तो इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ नैरोइंग डाउन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज टू द फाइनल चॉइस। यहाँ पे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, ज्यादा लोग का पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग सब लोग अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को पुट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ज्यादा चॉइसेस एंड पॉसिबिलिटीज हमारे पास निकल के आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जा रहा है, उसको हम नैरो करके एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, एक फाइनल डिसीजन पे आते हैं। पैरेटो एनालिसिस। अब ये जो पैरेटो एनालिसिस है ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था कि पैरेटो एनालिसिस को हम और क्या बोलते हैं। पैरेटो एनालिसिस को हम 80-20 रूल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 80-20 रूल, यहाँ पे कहीं ना कहीं बोलता है कि आप कहीं 20% हार्डवर्क करो, आप इस तरीके से 20% हार्डवर्क करो कि 80% ऑफ आउटकम जनरेट होकर आपको मिले यहाँ पे। तो पैरेटो एनालिसिस इसी चीज को बोलता है कि इट इज अ मेथड दैट इज एम्प्लॉयड व्हेन अ लॉट ऑफ चॉइसेस नीड टू बी मेड। यहाँ पे बोलता है कि दिस एड इन सेटिंग द प्रायोरिटीज बाय आइडेंटिफाइंग द चॉइसेस दैट विल हैव द बिगेस्ट ओवरऑल इफेक्ट एंड शुड बी मेड फर्स्ट। यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस तो अवेलेबल है, लेकिन आपको उस तरीके से बेस्ट डिसीजंस को लेना है या बेस्ट चॉइस को ऑप्ट करना है कि वो कहीं ना कहीं आपको पहले चुनना है, कहीं ना कहीं वो उसका एक पॉजिटिव या बोल सकते हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट जिसका है उसे कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटाइज करके पहले ही चुन लेना है उस चॉइस को। इसीलिए से 80-20 रूल बोला जाता है कि 20% इनपुट देके आप 80% तक का आउटकम जनरेट कर लो इससे।
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जितना कॉस्ट आप डालोगे उतना बेनिफिट निकल के आना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है किस चीज को असरटेन करने में कि क्या कॉस्ट आप दे रहे हो डिसीजन मेकिंग में और कितना बेस्ट आप निकाल पा रहे हो। जितना कॉस्ट इनकर करोगे उसके अकॉर्डिंग बेस्ट सॉल्यूशंस को आपको निकाल के लाना है। नेक्स्ट है आपका कॉन्जॉइंट एनालिसिस। कॉन्जॉइंट एनालिसिस एक आपका स्टैटिस्टिकल सर्वे बेस्ड मेथड है, जहां पे क्या करते हैं, वी हैव टू सर्वे बेस्ड मेथड है जिसमें हम मार्केट रिसर्च करते हैं, क्या जानने के लिए कि कंज्यूमर है वो फीचर्स को, किसी गुड्स एंड सर्विसेज के फीचर्स को बोल सकते हैं, उसके फंक्शंस को बोल सकते हैं, उसके एडवांटेजेस, वो किस तरीके से उसको वैल्यू कर रहे हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसके लिए जो डिसीजन ले रहे हैं आप। तो ये एक सर्वे बेस्ड स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसमें हम मार्केट रिसर्च के थ्रू ये पता लगाते हैं कि कंज्यूमर जो है वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को कितना ज्यादा वैल्यू कर रहा है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपका मतलब बहुत बेसिक्स है। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए स्वॉट एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्वॉट एनालिसिस आपका क्या हो गया, स्वॉट एक्रोनिम्स है जिसके जो क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस हो गया किसी ऑर्गेनाइजेशन का, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट हो गया। अब स्ट्रेंथ आपका क्या हो सकता है, स्ट्रेंथ आपका यूनिक एडवांटेज बोल सकते हैं इसको। स्ट्रेंथ आपका कहीं ना कहीं एक यूनिक एडवांटेज होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ स्ट्रेंथ मतलब स्वॉट एनालिसिस को। सबसे पहले बात करें मैम स्ट्रेंथ की। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, उसके लिए आप एम्प्लॉयज को ला रहे हो उनसे काम करवाने के लिए। तो जो एम्प्लॉयज है अगर वो ऑलरेडी स्किल्ड है, उनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रेंथ का काम कर रहा है, वो आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है आपका वीकनेस। अब वीकनेस कहीं ना कहीं आपका लिमिटेशंस के ऊपर बात करता है। वीकनेस कहीं ना कहीं आपके लिमिटेशंस के ऊपर बात करेगा कि क्या लिमिट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सपोज उस सेम एग्जांपल से समझते हैं कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, उसके लिए आप अपने एम्प्लॉयज को भी ले आया, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके वीकनेस को शो कर रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज क्या हो गया मैम, अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हैं कि एक ऐसा जगह जहां पे आप एरियाज टू शाइन, जहां पे आप बोल सकते हैं कि एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए एक बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी चीजें लेके आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा चांस होता है जहां पे आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओ। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज क्या होता है आपका, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेम एग्जांपल से समझो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए एम्प्लॉयज भी हैं आपके पास, और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हो दूसरे टीम के मेंबर्स के साथ, तो वो जो मेंबर्स ऑफ टीम है वो अगर आपको कैपिटल दे रहे हैं आपके प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके एम्प्लॉयज के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको वो फंडिंग मिल जा रही है दूसरे टीम से। दूसरी बात करें थ्रेट की, थ्रेट क्या है आपका मैम, थ्रेट क्या हो गया आपका, थ्रेट आपका एरियाज टू सेव बोल सकते हैं। अब क्यों आपको बचने की जरूरत है, किन किन चीजों से। सपोज करो आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन से, मार्केट ट्रेंड से आपको बचने की जरूरत है जहां पे चीजें आपके फेवर में नहीं हो। दूसरी बात हो सकती है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का बैड रेपुटेशन है पब्लिक में, उसे ठीक करो, वो आपके लिए एक थ्रेट हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें आपको बचने की जरूरत है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाने की जरूरत है, इसीलिए बोला जाता है कि। और इसमें एक चीज और आपको समझना है, ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है वो तो इंटरनल है क्योंकि हम इंटरनली इसे एनालाइज कर पा रहे हैं, वहीं अपॉर्चुनिटीज और जो थ्रेट है आपका वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल है क्योंकि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं इसमें। तो यही आपका स्वॉट एनालिसिस होता है। नेक्स्ट है आपका पेस्ट। पेस्ट एनालिसिस कहीं ना कहीं एक्सटर्नली चीजों को एनालाइज करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर करता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल,
ये किस तरीके से हमें हेल्प करता है, ये कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, हमारे टाइमिंग को इम्प्रूव करता है। किस तरीके से करेगा, हम कहीं ना कहीं करंट ट्रेंड्स देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, हम पहले करंट ट्रेंड्स देखेंगे क्या जा रहा है, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करेंगे, फ्यूचर ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर हमारा बहुत ज्यादा इसमें हेल्प कर रहा है एनालिसिस को करने में, फोरकास्ट करने में चीजों को। तो इसीलिए पेस्ट एनालिसिस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से और भी टूल्स एंड टेक्निक्स आते होंगे, आप और भी देख लेना अपने एंड से, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चंस उससे भी बन जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये बहुत ज्यादा टूल्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स है डिसीजन मेकिंग के, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। So that's all about today's class. Hope you have enjoyed this class. So stay connected with the Net Wala Bhaiya for the next sessions. तब तक के लिए thank you so much and good luck for your exam. Thank you.